अपना कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं 22 अगस्त, सभी से बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा लक, गुड लक आप सभी को। चैप्टर 4 हम कंप्लीट करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। कल हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। स्टे ट्यून टू PM पाठशाला। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एट अ ग्लांस समझते हैं हम। अच्छा, बच्चे ना पूछते हैं कि मैम अगर हम बिगनर्स हैं तो हम क्या प्रिपरेशन करें। बिल्कुल करो यार, लिखना तो आपको भी है, चाहे इस साल लिखो या अगले साल लिखो, टॉपिक सेम ही रहते हैं, है ना। उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा, अदरवाइज टॉपिक्स में आपको मिल देगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द रिन्यूएबल एनर्जी कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में क्या स्टेटस है उसके बारे में हम अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में ना फिर स्टेटस में क्या क्या लिखोगे समझ लो। पहले बताना, रिन्यूएबल एनर्जी वो तरह का एनर्जी डिराइव्ड होता है जहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को निकाल रहे हैं, राइट। फिर मतलब कि आपको क्या है, एनर्जी डिराइव करानी है कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज से आपको एनर्जी डिराइव करानी है जो रिप्लेनिश हो गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं। जैसे देखो, हमने ना सन से एनर्जी क्रिएट करनी शुरू कर दी, विंड से हमने एनर्जी क्रिएट करने शुरू कर दी, बायो से, जियोथर्मल से, हाइड्रोजन से, हाइड्रो पावर से, ओशन एनर्जी से। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो जल्दी नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे हैं, एट रिप्लेनिश एट हायर रेट देन दे आर कंज्यूम। तो यहाँ पर ना आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, कंजम्पशन के साथ साथ आप उसको आराम से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि नेचर में अबेंडेंट में है ये सोलर एनर्जी मिल ही रही है ना। और इंडिया में तो आपको पता है हर तरह का क्लाइमेट भी मौजूद है, तो हमें ये सारी एनर्जीज आसानी से मिल जाती हैं। तो आप बताना कि रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ना रिप्लेस करना, स्टोर करना इजी होता है। उसके बाद इंडिया ना कुछ टारगेट्स भी लेके चल रहा है। गाइज प्लीज़ मेंशन दिस, जब आप आंसर लिखोगे तो आप बताना कि एनर्जी की अगर हम नीड्स की पढ़ते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स पढ़ते हैं, तो 50% क्यूमुलेटिव जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कर दी गई है बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी से हम करेंगे। दूसरा, जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 गीगावाट है बाय 2030। तो पंचामृत का टारगेट वहाँ मेंशन कर देना। साथ ही साथ पंचामृत टारगेट्स में ये भी लिख देना कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमारा 2030 तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ऐसा हमने प्रॉमिस किया था पंचामृत वाले टारगेट्स में भी ना। इसका करंट स्टेटस चेक करते हैं कि करंटली भारत अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो आप ना जून 2025 तक का डेटा मेंशन कर देना कि अभी हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हाइड्रो की हमारी 43.7% है इन टोटल, यानी कि हम 226 यानी 226 गीगावाट बना रहे हैं। ये सारे सोर्सेज आप ज़रूर मेंशन करना कि इंडिया की प्रेजेंट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर की, विंड की, बायोमास की किसकी सबसे ज़्यादा है। तो आप बताना कि सोलर की सबसे ज़्यादा है हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत ना 4th है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी में, और हम ना 4th विंड पावर में है और 3rd हम सोलर एनर्जी में है। डेटा ज़रूर मेंशन करना कि IRNA का जो स्टैटिस्टिक्स है 2025 का, उससे हमें इस डेटा के बारे में पता चला है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी चैलेंजेस के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को लेकर। तो गाइस सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरमिटेंसी एंड डिसकंटिन्यूअस सप्लाई, यानी जो आपका विंड है प्लस आपकी जो सोलर एनर्जी है ये बहुत इंटरमिटेंट है बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस। अगर आप देखो तो विंड है चाहे सोलर है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। मान लो उन डेज़ में क्या होगा जब सोलर एनर्जी नहीं हो रही होगी या विंड उतनी अवेलेबल नहीं होगी जिससे कि हम टरबाइन को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा पाएँ, है ना। तो ग्रिड की स्टेबिलिटी पे बैटरी स्टोरेज ना होने से फिर क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी पे बात करते हैं तो रेयर एंड क्रिटिकल मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत सीमित है। ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा, चाइना में मिलेगा 79%। रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं वो आपको चाइना में मिलेंगे 60%, तो भारत में है ही नहीं, तो कितना इनसे इंपोर्ट करोगे आप। फिर चाइना से हमारे बहुत कॉर्डियल रिलेशंस तो है नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा जो डिमांड है ना लैंड पर वो बहुत ज़्यादा है। सोलर कैन नीड 300 टाइम्स एज मच एज स्पेस एज न्यूक्लियर। फिर जो एंड टू एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा है। मटेरियल जो बैटरीज़ के लगते हैं उसमें आपका वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कार्बन के एमिशन बहुत ज़्यादा है। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहता है राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए,
ताकि हम रिस्क को इंटरनलाइज कर पाएँ, इंटरमिटेंसी, डिस्पैचबिलिटी को हम चेक कर पाएँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम और ज़्यादा बढ़ा दें, कोशिश करें कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का, उस पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करें। और ना, क्योंकि देखो भारत ने ऑलरेडी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की हुई है, तो हम क्रिटिकल मिनरल्स को दूसरी और कंट्रीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर सेंट्रल स्टेट और का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है वो स्टेट में इम्प्लीमेंट हो पाएँ, है ना। तभी हम ऐसे जोन्स बनाएं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसको एक्सक्लूसिव मान के काम करें, तो ये ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ आ रहा है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे। देखो ये पूरा जो 4th चैप्टर है ना, ये एनर्जी से रिलेटेड है। अब हम समझते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन भारत में क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, भारत में इसका स्टेटस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको डील कैसे करना है, इसके बारे में देखते हैं। देखो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि हम ना नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी को निकाल रहे हैं, वो एनर्जी जो कि रिप्लेनिश हायर रेट पर होती है देन देयर कंज्यूम्ड, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सारे के सारे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है। देखो कोल जो है ना भारत में आज की डेट में स्टेटस अगर देखें तो 55% इंडिया का कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल ही पूरा करता है। कोल से ही हमारा 70% हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताना कि ना एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है, उसमें पता चला कि भारत की जो रैंक है आउट ऑफ 118 कंट्री, 118 कंट्रीज़ में 71st है। पहले हम लोग बल्कि ज़्यादा ठीक काम कर रहे थे, 2024 में बोला कि 63rd रैंक थी, अभी 2025 की रैंक आई है तो वो और ख़राब आई है हमारी। अभी कह रहे हैं कि जस्ट ट्रांजिशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई कोल कब तक यूज़ करोगे, कोल तो आपका एक ऐसा है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सारे डाइवर्स चीज़ें पूरी फिल कर रही है। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स बहुत वॉलेटाइल होता है, आपको नहीं पता नेचर में कब ख़त्म हो जाएगा, तो क्या करोगे उस टाइम पे। फिर कह रहा है कि आपने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की जब जब भी समिट्स को लिया है या बात करी है, तो वहाँ पर भी आपने प्रॉमिस किया है कि 2025 से पहले हम कोशिश करेंगे कि डिक्लाइन हो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन मस्ट पीक बिफोर उतना, और एटलीस्ट हम डिक्लाइन कर दें 43% 2030 तक। फिर उसके बाद हमने ना वर्कर्स पे देखा इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट ट्रांजिशन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बार बार कह रही है कि आपको अगर आप जस्ट ट्रांजिशन पे वर्क करते हो तो 24 मिलियन नई ग्रीन जॉब्स मिलेंगी, क्रिएट होंगी 2030 तक। और उसके बाद डिसकॉन्टेंट कितना अवॉइड करना है। येलो वेस्ट जो हो गया था फ्रांस के अंदर, आप बताना इसको कि 2018 कुछ अच्छा नहीं था फ्रांस के लिए, वहाँ पे येलो वेस्ट हुआ। तो कह रहा है कि इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसको फिर कैसे करोगे। तो येलो वेस्ट में आपको याद है येलो जैकेट प्रोटेस्ट था, बहुत सारे पॉपुलिस्ट, बहुत सारे उसके अंदर ऐसे लोग वो मौजूद थे जहाँ पर ये ग्रास रूट वीकली प्रोटेस्ट चलता था वहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होता था, क्यों किया गया था ये मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्सेशन का बर्डन था फ्रांस में बड़ा ही डिसप्रपोर्शनेट था, और सारा बर्डन मिलता था वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस को, स्पेशली जो रूरल या पेरी अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं। तो प्रोटेस्टर्स ने इसको लोअर फ्यूल टैक्सेस भी बोला, ठीक है ना। बहुत मिनिमम वेज भी इंक्रीज़ नहीं होती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इसको बोला गया येलो वेस्ट मूवमेंट। आपको क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि येलो वेस्ट में बहुत सारे एक्टिविस्ट जो होते थे ना, बहुत सारे राइट्स इसमें देखते थे। और इसको हम ना इको टैक्स भी बोलते हैं। फ्यूल टैक्स हाइक हो गए, सब कुछ, हर चीज़ बहुत हाइक थी, तो इसी वजह से इस मूवमेंट को लड़ा गया। और यहाँ पे ना जो एक्टिविस्ट होते थे वो येलो वेस्ट ड्रेस अप करते थे, और जिसको जिलेट जॉन्स भी बोलते थे। येलो वेस्ट गेट देयर नेम, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स होती थी, तो इसीलिए है ना उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स थे बहुत डिसप्लेजर फील कर रहे थे, इसलिए इसका नाम ये पड़ा था। तो आप बताना कि इसलिए भी हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जस्ट ट्रांजिशन की, लेकिन जस्ट ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं है गाइस। आप बताना क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब अगर जब जस्ट ट्रांजिशन की बात आती है ना, तो क्राइसिस ये आता है सबसे बड़ा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड फॉसिल फ्यूल एसेट जो थे वो आपको इकोनॉमिकली वाइबल नहीं लगेगा, फिर आपका लॉस होगा। इंडिया को $1 ट्रिलियन चाहिए नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक, तभी तो भारत कोल थर्मल से कनेक्ट पावर होकर फिर जाके, इंडिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट लग रही है जस्ट ट्रांजिशन में जाने के लिए। बता रहे हैं भारत को ही सोचो आप,
ट्रिलियन डॉलर्स हमें नेक्स्ट 3 डिकेड्स में, उससे भी ज़्यादा चाहिए अगर हम ट्रांजिट करना चाहते हैं। फिर भारत का सपना, जब भारत 100 साल का होगा 2047 में, तो भारत डेवलप्ड होना चाहता है, और डेवलप बिना एनर्जी सिक्योरिटी के आप हो नहीं सकते हो। तो इतनी जल्दी कैसे जंप मारोगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसका आपको पता है कि इतनी अभी है ना स्टोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रोसेस हमने पढ़ा भी अभी। फिर ग्रिड का ओवरहॉल, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन बहुत कॉस्टली होता है गाइस, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वर्कर की वल्नरेबिलिटी सोचो कितनी होगी। जो कोल रिलायंट रीजन है इंडिया का, झारखंड, वहाँ पर वर्कर क्या करेगा, वो तो काम ही, उसकी तो जॉब वही है, वो तो चिल्लाना प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगा, फिर क्या करोगे आप। तो भारत सरकार ने हालांकि कुछ स्टेप लिए हैं, इवन ग्लोबली भी कुछ स्टेप लिए गए हैं। तो भारत ने पता क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना लाएंगे। फिर उसके साथ ही साथ ना प्रोडक्शन लिंक स्कीम आ गई, PLI स्कीम आ गई, सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए बनाया गया, उसकी एफिशिएंसी के लिए सोलर सिटी क्रिएट की गई, सोलर पार्क क्रिएट करे गए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया। ये सब भारत सरकार ने लिया। ग्लोबली भी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए डेवलप नेशंस भी काम कर रहे हैं, ILO इसके लिए काम कर रहा है, इवन एक वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल। तो कर तो रहे हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि और क्या करने की ज़रूरत है। तो कह रहा है सबसे पहले ना आप वो सारे मैकेनिज़म्स को एक्सप्लोर करो जो जस्ट ट्रांजिशन को स्मूथली करा दें। पैसे की ज़रूरत है, ग्रीन बॉन्ड वगैरह इशू कर दो, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप करनी शुरू कर दो। आपको एक इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रांजिशन बॉडी भी चाहिए जो कि किस तरह से आपको कम्प्लीटली कैसे फेज आउट करना है कोल को, वो उस पर आपको काम करवा पाए। ठीक है। दूसरा ना आपको मेंटेन करना है, इन्हांस करना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कंपनसेशन पैकेजेस दो फॉर्मल वर्कर्स को जो लो कार्बन जॉब्स में इंगेज्ड हैं, या डेवलप करो, ऑगमेंट करो ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड वगैरह कर पाओ। तो ये सारे काम करने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऊपर आप बात करने जा रहे हो। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन क्या है समझते हैं। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यूनियन फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम ना न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को यूनियन बजट 2025-26 को डेडिकेट कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है क्या समझते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का टारगेट है बेसिकली कि 100 गीगावाट हम अचीव करेंगे बाय 2047, यानी हम लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, और हमारा ध्यान है विकसित भारत करने का। क्या करने का, विकसित भारत करने का। करंट जो स्टेटस है उसमें देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करा गया। गवर्नमेंट प्लान भी कर रही है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे और इसको सेटअप करेंगे बाय 2033। तो हमने ये बात करी है। अब की फीचर्स क्या हैं, देखो हम ना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए, इसीलिए इवन हमने ना प्राइवेट सेक्टर्स और ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में आए। हमने ना कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट का बता के आना, सिविल लिबर्टी वाला जो है लाइबिलिटी वाला है उसमें भी हमने चेंज करा है। प्राइवेट सेक्टर्स का मोटिव को और अच्छा करने के लिए ही भारत सरकार ने भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया है। बाबा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है वो भी रिपर्पस कर रहा है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जा रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी भारत में इतना रेलेवेंट क्यों है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो उसका रीज़न है क्योंकि हमारे देश में थोरियम अच्छे खासे मात्रा में है। इंडिया इज़ होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। ये लिख कर आना, क्योंकि भारत में थोरियम के रिजर्व अच्छे खासे अवेलेबल हैं। फिर इसके ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढने हैं ताकि हम इस इशू को ओवरकम कर पाएँ। लो वेस्ट पोल्यूशन हो रहा है, सोलर एनर्जी हमारा सोलर वॉलेटिक वेस्ट से एसोसिएटेड है, हमें क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्ट करने हैं, या हमारे पास लैंड बहुत नहीं है क्योंकि सोलर में 300 टाइम आपको स्पेस चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है, न्यूक्लियर में नहीं लगता। आप बता के आना। इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट थी 2023 की, इकोनॉमिक सर्वे में साफ लिखा हुआ था कि अगर सोलर प्लांट बनाओगे तो आपको लैंड ज़्यादा चाहिए होगा 300 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर। फिर न्यूक्लियर में एनर्जी में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती है, यहाँ पे कोई डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है कि सोलर मिलेगा कि विंड चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूस सप्लाई मिलेगी, और इससे क्या होगा, आप चाहते ही हो आपकी इंडिजीनियसली एनर्जी सिक्योरिटी मिले, तो इसीलिए तो आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वगैरह लगा रहे हो। तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की व्यवस्था होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया। सबसे बड़ा कंसर्न है पब्लिक कंसर्न अबाउट सेफ्टी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या असर पड़ सकता है,
है। फिर जोग्राफिकली हमारे पास यूरेनियम तो है नहीं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी इतना नहीं है जो फॉसिल फ्यूल्स की न्यूक्लियर एनर्जी रिलाइज हैवली ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अपने, उसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो 2040 तक हमने ये करा है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज़बरदस्त कमी आने वाली है, ये शॉर्टफॉल है। उसके बाद सपोर्टिव इकोसिस्टम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है कि इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप ना स्टैंडर्डाइज़ करो, जो लोग भी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बनाना चाहते हैं उनका लाइसेंस मिले, उनको स्टैंडर्ड बोलो मेंटेन करेंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे, और कंसिडर करो सेफ गार्ड रिक्वायरमेंट जो जो भी लगती है। आप इवन IAEA से, जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनसे भी आप डिस्कस कर लो कि हम लगाने जा रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, एनर्जी एजेंसी सॉरी, ठीक है। तो ये लिख के आना है आपको ये वाला पॉइंट भी कि इसमें फिर बताना कि आप देखो ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें पैसा कम लगे, ग्रीन फिनेंस की कोशिश करो। फिर कंक्लूजन में कह रहा है कि अगर वास्ट थोरियम रिजर्व्स होंगे और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी होगी तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ा काम कर सकती है, इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सकती है, और हमारा जो सपना है विकसित भारत का विजन वो भी ज़रूर पूरा हमारा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलर एनर्जी इन इंडिया के बारे में, कि भारत के अंदर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का क्या रिक्वायरमेंट और कैसे है। देखो इंडिया ने ना हिस्टोरिक माइलस्टोन को तो वाकई क्रॉस करा, 100 गीगावाट हमने प्रोड्यूस किया है, पावर कैपेसिटी हमने बनाई है, क्योंकि हमारी एक स्कीम चल रही थी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। गाइज व्हेनेवर यू आर राइटिंग, चाहे इकोनॉमी के आंसर लिखो चाहे आप इन्वायरमेंट में लिखो, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है आपको ज़रूर पता होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे 10 लाख होम्स को मिला क्या, एनर्जी मिली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिली, और भारत जो है वो 5th है सोलर पावर कैपेसिटी में ग्लोबली, क्योंकि हम 110 गीगावाट निकालते हैं एनर्जी। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि घरों में क्या हो, रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हों जिससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी आए, 300 मंथ्स यूनिट आपको कम से कम फ्री मिले, 1 करोड़ हाउस होल्ड, सोचो कितना बड़ा सपना है। और ये सपना कैसे पूरा हो रहा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द्वारा। और याद रखो भारत की बहुत कैपेसिटी है, 748 गीगावाट पीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने बताया कि भारत में बहुत पोटेंशियल है। और ये कैसे कैसे किया जाता है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, या तो ग्रिड लगा दिया जाता है या ग्रिड बैटरी बैकअप के साथ लगाया जाता है, या ऑफ ग्रिड सिस्टम से किया जाता है। अगर ग्रिड लगाई जाती है तो यानी कोई यूटिलिटी कनेक्ट की जा रही है ग्रिड वगैरह, ताकि एनर्जी की अगर स्टोरेज का एलिमिनेशन नीड भी अगर पड़े तो भी हो जाए। यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह लगाए जाते हैं, बैटरी बैकअप लगाया जाता है। यहाँ पे सोलर पैनल्स को सनलाइट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट करंट दिया जाता है बैटरी के द्वारा, तो उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखने में भी समझ में आ रहा होगा आपको। इसके डायग्राम्स भी बना के आना, ये जो बने हुए ना इसके डायग्राम्स, प्लीज़ मेक इट, व्हेन आप जब ऑफ ग्रिड या समझाओगे तो डायग्राम्स भी बनाना। अब सोलर एनर्जी की भारत में ज़रूरत क्यों है भाई, क्योंकि हम चाहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू ऑफ ग्रिड। हमारे यहाँ अभी भी गाँव में कहीं कहीं पे एनर्जी नीड्स की बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसी से करा रहे हैं। हमारी कॉस्ट सेव हो रही है, 15,000 करोड़ एनुअली हम बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा रहे हैं हमने डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे। जो जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं उनको लोग बेवकूफ़ बना देते थे, है ना, बिजली को चुरा के ये सब करके, वो सब खत्म, बेटर लोड मैनेजमेंट होगा। तो भारत में सोलर एनर्जी इतनी बढ़ी कैसे, क्योंकि ग्लोबल एडवांटेज नहीं है, साथ साथ जोग्राफिकल एडवांटेज है। हमारे भारत में अबेंडेंट सोलर रेडिएशन है, 300 सनी डेज होते हैं हमारे यहाँ पर ईयर। फिनेंशियल सपोर्ट 100% भारत को FDI मिल रहा है, भारत सरकार FDI दे रही है कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। हम पार्क की स्कीम चला रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम, हमने सब कुछ इंतजाम कर रखा है। और फिर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया 2015 के अंदर, समझ रहे हो। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू सोलर एनर्जी इंडिया में क्या है वो समझते हैं। चैलेंजेस भारत सरकार के साथ क्या होता है कि सोलर में ना जब भी आप लगाओगे तो आपको 300 टाइम्स, मैंने आपको अभी बताया था, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि लैंड बहुत चाहिए आपको। फिर इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न ये हो जाते हैं कि आपको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपको 15 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन आपके मिनरल से निकलेगा। फिर ना सोलर वोल्टिक जो आपके पोटेंशियल है ना स्टेशंस में, उससे एरोसॉल बनता है, उससे कार्बन इमिशन हो रहा है। फिर आपका डिपेंडेंसी चाइना पे भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास मिनरल्स हैं नहीं, आपको इनसे मंगवाने पड़ेंगे, और चाइना हमारा कट्टर दुश्मन। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में इतना नहीं है,
समझ रहे हो कि सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे हमारी सोलर एनर्जी प्रमोट हो सके। तो पीएम हमारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ताकि हम सब्सिडीज़ दे पाएँ सोलर पैनल्स को, ग्रिड कनेक्ट कर पाएँ, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम कर पाएँ, प्रधानमंत्री कुसुम हम कर पाएँ ताकि हमारी पावर कैपेसिटी बढ़ पाए। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ज़रूरत है हमको पीएलआई स्कीम को एक्सपेंड करने की, फोकस करने की अपस्ट्रीम सोलर प्रोडक्शन, लैंड यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाएं, पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच, ये सब करने की ज़रूरत है। और इन सभी के लिए क्या लगेगा? बैलेंस्ड अप्रोच, कंबाइनिंग फिनेंशियल इंसेंटिव, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ ही साथ अगर हमने ये कर लिया तो भारत पूरी तरह से एनर्जी सिक्योर हो जाएगा और हमारी कैसी ग्रोथ होगी? ग्रीन ग्रोथ होगी, जो हम बहुत टाइम से चाहते हैं। और देखो बड़े मज़े की बात बताऊं, पराग्वे ऐसी 100th कंट्री हो गई है जिसने हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि गुरुग्राम में सिचुएटेड है, उसको ज्वाइन कर लिया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, भारत द्वारा 2015 में शुरू किया था। मैंने अभी आपको बताया ना, इंडिया फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव था ये, पेरिस एग्रीमेंट से होकर आए, हमने ये काम कर दिया। एलिजिबिलिटी, सभी यूएन मेंबर स्टेट इसका पार्ट बन सकते हैं। और हम चाहते हैं इसमें हमारा सोलर एनर्जी सोल्यूशन बाय 2030 निकालना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें ज्वाइन करें, ताकि, क्योंकि देखो जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं या इमर्जिंग इकॉनमीज है, सबको हम इसमें ले रहे हैं। एनर्जी इक्विटी एंड जस्टिस की बात करता है ये। भारत की सिग्निफिकेंट शिफ्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। तो आईआर के हिसाब से भी देखो हमारी जो ग्लोबल लीडरशिप है ना गाइस, अब वो ना सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा हो गई है। हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी मिशन लाइफ, यानी कि जियो भी किसके लिए? लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, रिड्यूस कॉस्ट, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी कंट्रीज आपस में मिली हैं। इसके कई सारे इनिशिएटिव सर आईएसए ने लिए हैं, चाहे वो मेगा हो, चाहे वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला सिस्टम हो। लेकिन चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन जो मेंबर्स का है वो अच्छा नहीं है। चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई, सोलर सप्लाई चेन को, तो हम एनर्जी इक्विटी दे ही नहीं पाते हैं। अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में पावर जो है वो पब्लिक सेक्टर डोमेन में आती है, तो प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है इसमें। रिन्यूएबल एनर्जी उनको वैसे ही इनएक्सेसिबल लगती है, फिर लैंड एक्वायर करना, टेक्निकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो कह रहा है ये सब कुछ होगा, प्रॉब्लम को सब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। आप रीजनल डिस्पैरिटी को एक तो डील कर लो, और आपको देखो इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस पे तो चलना ही है, पीपल सेंट्रिक हो जाओ आप, क्योंकि आईएसए बना ही इसीलिए है ताकि वो ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कराने के साथ साथ जस्ट एनर्जी फ्यूचर में सभी कंट्रीज़ की ग्रोथ कराए। ये लिख कर आ जाना। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया की बात करने जा रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है ऑफशोर विंड एनर्जी में। 36 गीगावाट, 35 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल है हमारा गुजरात, तमिलनाडु में, और हम चाहते हैं 30 गीगावाट करना लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारा बाय 2030। इंस्टॉल कैपेसिटी में भारत 4th रैंक पर है ग्लोबली विंड कैपेसिटी के मामले में। लिख के आना ये बात कि वी आर ऑन 4th रैंक विद रिस्पेक्ट टू विंड एनर्जी कैपेसिटी। तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं? इनिशिएटिव लिए गए कि भाई एनर्जी का हमने ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में बनाई, फिर हमने डिक्लेयर किया कि हम ना विंड रिन्यूएबल परचेज भी करेंगे, 2030 तक ऑब्लिगेशन लगाएंगे। कैबिनेट ने बोल दिया इवन कि भाई जो स्कीम है ना वाइबिलिटी गैप फंडिंग की स्कीम, वो इस पे भी लगाओ, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी लगाओ। अब समझना ये है कि ऑफशोर और ऑनशोर एनर्जी जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो होते क्या हैं। देखो ऑफशोर का मतलब क्या है और ऑनशोर का मतलब क्या है, पहले ये जानो, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑफशोर वाला मामला क्या है। देखो ऑफशोर का सीधा सा मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल से बोलें, कि इन द सी बट नॉट वेरी फार फ्रॉम द लैंड, दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर। फिर एक शब्द आता है आपका ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब क्या होता है कि जो लैंड या बेसिकली ऑन लैंड है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, जब हम यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसके प्रॉज क्या है? स्ट्रॉन्गर यूनिफॉर्म विंड चलेंगी, ठीक है, लो नंबर ऑफ मेजर, आपका डिजास्टर्स की भी दिक्कत कम रहेगी और लैंड एक्विजिशन भी कम रहेगा। प्रॉज ऑनशोर का ये होता है कि लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप्स कम होंगी, टेक्नोलॉजी से अच्छा कर लोगे आप, है ना। लेकिन नुकसान ऑफशोर का ये होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत मॉइस्चर का खतरा है, यहाँ डिस्कम्फर्ट करेगा लोकल्स को नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहला काम करो आप विंड रिसोर्स असेसमेंट का,
क्योंकि विंड जो है वो क्या है, एक इंटरमिटेंट है और एक साइट स्पेसिफिक है। फिर मैरीटाइम स्पेशल प्लानिंग करनी है, एक्सपर्ट के ओपिनियन लो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो प्रोजेक्ट्स के, जो जितने भी डिस्कॉम्स हैं वो इसका रेगुलेशन ठीक ढंग से करें, तब जाके काम हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट हाइड्रोजन एनर्जी इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, एक तरह से हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही क्लीन फ्यूल है, बल्कि इसको फ्यूल मत कहो, क्लीन फ्यूल कहो आप, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर एंड हीट ओनली बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन में, आपको पता होगा, एक ग्रे हाइड्रोजन से हम निकालते हैं जिसे हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, एक ब्लू, एक हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होता है। और भारत का स्टेटस ये है करंटली कि इंडिया 6.5 मिलियन मैट्रिक टन्स के लिए निकाल रहा है हाइड्रोजन को। अब बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका ब्लेंड ऑफ H2 एंड नेचुरल गैस, हीट को जनरेट करता है, लोअर इमिशंस करता है, डीकार्बनाइज सेक्टर्स हैं, पावर एंड एफिशिएंसी का यूज़ करता है, अबंडेंस, फ्रेंडलीनेस, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, ताकि हम नेट ज़ीरो इमिशन को पहुंचने के लिए हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है। अब चैलेंजेस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने में सबसे बड़ा है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, इसको एक्सट्रैक्ट करना, नॉन इकोनॉमिकल बैटरी स्टोरेज करना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। ग्रीन हाइड्रोजन से आपको 9 लीटर वाटर चाहिए पर किलोग्राम, स्टोरेज कंसर्न है, सेफ्टी का इशू है। तो यहाँ इनिशिएटिव में क्या कह रहा है कि क्या करो, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है ना, यहाँ ये कह रहा है कि उसने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया कि हम भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में बनाएंगे। इवन गेल ने, जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल ने बोला हम अपना 2% जो ब्लेंडिंग है वो हाइड्रोजन से करेंगे। NTPC ने बोला कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल, कहाँ पर, लद्दाख में बसेस में डालेंगे, लेह में सॉरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू कई सारी स्कीम लेकर आए। इंडियन रेलवे ने बोला कि हम वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन बनाएंगे। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ज़्यादा आप किस पे फोकस करो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, एफिशिएंट स्टोरेज का काम करो और ऐसी डिमांड क्रिएट करो जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंट्रोड्यूस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बायोफ्यूल्स इन इंडिया। इसका क्या स्टेटस है, बायोफ्यूल क्या होते हैं, इसका क्या पोटेंशियल है भारत में, इससे सिग्निफिकेंस क्या होता है, समझते हैं। देखो बायोफ्यूल का मतलब है कि जब हम किसी जगह को या किसी प्लेस को जिसमें हम डीजल, पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं ना, ब्लेंड करके अगर इसको यूज़ करने लग जाएँ ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे हम ना बायोफ्यूल में नाम लेते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल ब्लेंडिंग सुना होगा ना आपने, वो बेसिकली बायोगैस है। या आपने सुना होगा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, ये सब आपकी बायोफ्यूल्स का पार्ट है। अब ये कैसे कैसे बायोफ्यूल बनाए जाते हैं समझाती हूँ मैं आपको। याद रखना इसकी 4 जनरेशन है जो आपको लिख के आनी है पेपर में। पहली जनरेशन है एडिबल बायोमास, यानी शुगर बीट, शुगर केन, व्हीट कॉर्न से बनाया जाता था। सेकंड जो नॉन एडिबल वाला आया, वुड ग्रास, स्ट्रॉ से बनाया जाता था। थर्ड में एल्गल का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ में तो ज़बरदस्त ब्रेक थ्रो था कि सोलर टू फ्यूल या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं। भारत के पोटेंशियल की बात करें तो 28 गीगावाट हम सरप्लस बायोमास अवेलेबिलिटी भारत में देखते हैं। शुगर मिल से ही 14 गीगावाट बन जाएगी और एनुअल बायोमास प्रोडक्शन हम 750 मेगावाट तक हम देख सकते हैं और करंट हमारी कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो कह रहा है कि बायोफ्यूल को क्यों निकालना है, कह रहा है क्योंकि नेचुरल गैस को रिप्लेस करेगा, बायोगैस, बायोमीथेन बनाएगा ये, जिससे हमारा नेचुरल गैस का इंपोर्ट बिल कट होगा। हम 29 बिलियन यूएस डॉलर हम पैसा बचाएंगे अगर हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बायोफ्यूल से इमिशन भी 80% हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्कुलर इकॉनमी प्रमोट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी और इसके साथ साथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन से आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो जहाँ जहाँ बायोडीज़ल यूज़ करना है या क्रूड ग्लिसरीन यूज़ करना है वो सारा भी आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन ये सब काम इतने आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोफ्यूल का अडॉप्शन ही सबसे मुश्किल काम है। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेजर क्रॉप्स को यूज़ करने में भी आपको नेगेटिवली फूड सिक्योरिटी में हार्म मिलेगा, बायोफ्यूल से एनर्जी की डेंसिटी कम लगेगी, कन्वर्ट करना प्रेशर इनटू मेज फील्ड वो भी एक प्रॉब्लम है। तो भारत सरकार ने इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिए।
अब वो इनिशिएटिव क्या क्या लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, फिर प्रधानमंत्री वन योजना है, उसने प्रमोट करना ताकि हम 2G इथेनॉल कैपेसिटी को एडवांस कर पाएँ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने बनाया, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई, या मैंडेटरी हमें ब्लेंड करना हो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को, वो सब हमने किया। लेकिन ये कह रहा है कि देखो काम तभी ठीक लगेगा जब आप ना मार्केट की वाइबिलिटी भी चेक करो कि मार्केट में कितनी सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप देखो बायोगैस प्लांट कितने आपके पास हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, आपको अपना फिनेंस देखना चाहिए कि जितना पैसा लग रहा है वो अफोर्डेबल रेट से आए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे मिथनॉल इकोनॉमी क्या होती है। मिथनॉल इकोनॉमी का देखो, मिथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, पढ़ा ही होगा आपने, है ना। इसमें मिथेन प्लस अल्कोहल मिलता है तो मिथनॉल बनती है। लो कार्बन है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होता है, याद रखना कलरलेस है, फ्लेमेबल। जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स लिखो तो याद रखना ज़रूर उस सब्सटेंस के बारे में पूरा बता देना। इसकी जो ओडोर होती है ना, स्मेल होती है, वो बिल्कुल जो हम अल्कोहल पीते हैं ना उसकी तरह होती है मिथनॉल की भी जो ओडोर होती है, ठीक है। अब जो फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज क्या है, नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है। और ई मिथनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आप CO2 बायोगैस बायोमास से बनाते हो। अब बेनिफिट क्या है मिथनॉल इकोनॉमी के, सबसे बड़ा बेनिफिट है मिथनॉल इकोनॉमी का लोअर एनर्जी डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मिथनॉल का है वो बहुत कम है। हमारी इंडिया की डिपेंडेंस ऑयल इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंटली देन हाइड्रोजन। मिथनॉल इकोनॉमी के चैलेंजेस ये हैं कि लिमिटेड हमारी यहाँ डोमेस्टिक एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पब्लिक सेफ्टी की प्रॉब्लम बता के आना, फिर बताना कि मिथनॉल की जो एनर्जी आपकी डेंसिटी है ना, उनको जब आप कन्वेंशनल फ्यूल से कंपेयर करोगे तो वो भी बहुत कम है, तो फ़ायदा तो देनी, नुकसान ही नुकसान कर रही है। हालांकि फिर भी सरकार ने क्या किया, वर्ल्ड का पहला मिथनॉल प्लांट बनाया, विंध्याचल में NTPC द्वारा लॉन्च किया गया। इवन जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS है, उसने भी यहाँ पर बोला कि हम ब्लेंड कराएंगे। नीति आयोग का तो प्रोग्राम ही है इथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। फिर नोटिफिकेशन वगैरह डाली गई कि इसको ठीक करना है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि फोकस हमारा होना चाहिए ग्रीन मिथनॉल पर। हमें गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। हमें एक्सपेंड करना है यूज़ ऑफ मिथनॉल अक्रॉस वेरियस एनर्जी एप्लीकेशन द्वारा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया एट अ ग्लांस। इंडिया ने आइडेंटिफाई करा कि देखो 10,600 मेगावाट जो जियोथर्मल पावर है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक रिपोर्ट टाइटल कर दी जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है कि हम जो अर्थ से क्या निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं। जियो का मतलब ही क्या है, अर्थ, और थर्मल मतलब ईट, तो यानी अर्थ प्लस ईट, यानी कि हमने क्या करा, हीट एनर्जी हम अर्थ से जब निकालते हैं, यानी हमने हीट एक्सट्रैक्ट करनी है अर्थ से और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। अभी निकलता कैसे है, देखो थर्मल एनर्जी जो होती है ना वो जनरेट कैसे होती है, जब रेडियो एक्टिव डीके हो गया हो, कॉन्टीन्यूस हीट का लॉस अर्थ की फॉर्मेशन की वजह से हो रहा हो, तब ये होता है। और भारत में इसका ज़बरदस्त पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा जब आप मैप में देखोगे कि कहाँ कहाँ पर जियोथर्मल स्पॉट आपको मूगा में, मणिकरण में, सुहाना वगैरह में मिलेंगे। और भी कई कई पार्ट हैं इंडिया में। 300 जियोथर्मल हॉटस्पॉट हैं भारत के अंदर। पूगा एंड चुमानथंग जो आपका ईस्टर्न लद्दाख में सबसे ज़बरदस्त जियोथर्मल साइट्स हैं, बता के आना पूगा और चुमनथंग। और क्लीन है, इनएक्सपेंसिव है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता और ऑपरेट ईयर राउंड होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लोकेशन होगी वो बिल्कुल रिमोट एरिया में होगी। टॉक्सिक केमिकल भी इसके साथ बाहर निकलते हैं। कैपिटल का कॉस्ट, टेक्नोलॉजी का वाइबिलिटी इशू बहुत होगा यहाँ पर। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर पैसा लगाकर 100% जितनी भी यहाँ पर जा रही है ना रिन्यूएबल एनर्जी, NGO भी कोई जा रही है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, कोई स्टार्टअप भी लगाएगा तो उसको भी गवर्नमेंट कह रही है हम हेल्प करेंगे। तो इसके साथ साथ सिंगरनी कॉलरीज यहाँ पे कंपनी लिमिटेड है, वहाँ पर भी हुआ। तो कंक्लूजन में कह रहा है एडवांस करने की ज़रूरत है जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। और वो कैसे होगा, जब डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव आपकी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। ये देखो डायग्राम ज़रूर बना के आना। कोल गैसिफिकेशन प्लांट जिसको हम कहते हैं क्या है ये समझते हैं।
जब हम एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो कोल को गैसीफाई किया जाता है, यानी केमिकली क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में ओरिजिनल कोल स्ट्रीम से। टिपिकली इसमें मिक्सचर का इस्तेमाल होता है, मिथेन का, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, है ना। और ये इंजेक्ट कैसे किया जाता है, स्ट्रीम या एयर ऑक्सीजन लगा के इसको, इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, ऐसे करा जाता है। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल फीड स्टॉक है, हाइड्रोजन अमोनिया है, इवन नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है जो बोला जा रहा है 2030 तक इसको लगाया जाएगा। अंडरग्राउंड जो क्या ये हमारा कोल गैसिफिकेशन है, इससे फ़ायदे ये होंगे कि इससे आपका कैपिटल यानी एक्सपेंसिव प्रोसेस ये नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 3% से भी कम लैंड एरिया चाहिए। जो कोल बेड में थे ना, उसमें लैंड एरिया बहुत चाहिए होता है। ये अनमिनिएबल ऑयल कोल की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। हम जो बाहर से सामान खरीदते रहते हैं उससे हमें बचाएगा। जो बहुत पोटेंशियल ऑफ रिकवरिंग हीट वैल्यू हाई ऐश ऑयल कोल से, उसको भी बचाएगा। लेकिन इसके साथ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें आप जब कोल की बात करते हो तो डिफॉर्मिंग बोथ द रिमेनिंग कोल और जितने सराउंडिंग रॉक्स है वो प्रॉब्लम। फिर इससे ग्राउंड वाटर गंदा होगा। जब आप कोल गैसिफिकेशन करोगे तो फिनॉल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ग्राउंड वाटर पे जाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोल से सिन गैस में कन्वर्ट करने की, और अगर आप करते भी हो तो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है, और ऑन अ नंबर ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत इसमें कम मिलेगी आपको। हो सकता है ऐश लेयर बिल्डअप हो जाए, फिर क्या करोगे, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अनस्टेडी है ये प्रोजेक्ट अभी। तो हालांकि इसमें इनिशिएटिव लिए गए कि प्रमोशन दो इस चीज़ को, हमने करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी पब्लिक सेक्टर्स को। हमने कोल वाले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जमतारा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड, वहाँ पे लॉन्च करा। 2015 में ही हमने कहा कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल को बोलेंगे कि यहाँ पर वो एक प्लांट लगाएं, ठीक है। या हमने सेटअप करा कि हम अमोनिया वगैरह क्रिएट करें, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लगाएं। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए कॉन्सेप्ट क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन पे क्या पड़ेगा, की चैलेंजेस क्या हैं इसके प्रोडक्शन एंड अडॉप्शन को लेकर। तो वो सारी बातों को आपको डिस्कस अपने इस क्वेश्चन के फॉर्म में करना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना कंजर्वेशन एफर्ट वाला टॉपिक भी ख़त्म कर देंगे, तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट हो जाएगा। आप प्लीज़ आंसर लिखते रहिए, भेजते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस